हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये बहुत बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज से हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एनसीईआरटी की सीरीज में हम करने वाले हैं क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं कक्षा 6 की जो भूगोल है, और भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, उसको कवर करने वाले हैं। और दोस्तों ये एनसीईआरटी की सीरीज सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर हम बात करें सीटेट, यूटेट या किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम, किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर हम बात करें जैसे सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, और सेकंड पेपर में जो सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत खास रहने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत खास रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी कक्षा 6 का जो क्या है फर्स्ट चैप्टर है, तो इससे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खगोलीय पिंड। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती है। तो किसे कहेंगे दोस्तों हम खगोलीय पिंड? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम जानने वाले हैं तारे के बारे में कि तारा किसे कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड या वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो, और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि तारा किसे कहा जाता है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है और वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हो, तो इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जानने वाले हैं नक्षत्र मंडल को, कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम चित्र के माध्यम से जानने वाले हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब हम रात्रि के समय आसमान में देखते हैं, तो जब हम रात्रि के समय आसमान में देखते हैं, तो हमें क्या है? विभिन्न तारों के भिन्न भिन्न समूह, भिन्न भिन्न तारों के क्या है? हमें भिन्न भिन्न समूह दिखाई देते हैं। तो इन भिन्न भिन्न को हम क्या कहते हैं? विभिन्न तारों के भिन्न भिन्न समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और दोस्तों अर्सा और बिग बियर भी क्या है? नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो हमने ये चित्र देखा, इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल या 7 तारों का समूह। अब बढ़ने वाले हैं हम आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं
ध्रुव तारे के बारे में कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो दोस्तों ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। हम जब आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमें क्या है, उत्तर दिशा में क्या दिखाई देता है, ध्रुव तारा दिखाई देता है। ये हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए पूरब दिशा, पश्चिम दिशा और ध्रुव तारा कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ध्रुव तारा कहाँ है, हमें उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों की कि ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने तारे की परिभाषा जान ली है कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है और उसको वो बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह किसे कहेंगे हम, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों, ग्रह कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रहों तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और हम उसे सौर परिवार के नाम देते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य कौन होता है, सूर्य होता है। तो दोस्तों सौर परिवार का मुख्य या सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़े आकार के होते हैं और साथ में क्या है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होते हैं। और सूर्य हमसे कितने दूरी पर है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में किस प्रकार से है, स्थित है। तो ये हमने बना लिया है सूर्य, ये हो जाएगा सूर्य। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध। और बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति और इसी प्रकार से क्या है, शनि, अरुण, वरुण। तो हम जानते हैं कि अभी हमें क्या है, किनारे में दिखाई दे रहा होगा सूर्य, लेकिन सूर्य कहाँ है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी ग्रह हैं ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जो ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ये कौन सी कक्षा में लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या है, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इस गति को क्या कहते हैं, जो ग्रह अपने जगह से क्या है, गति कर रहा है, तो इसको कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। और जो ये क्या है, किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों अब होगा कि
सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, क्योंकि ये सारे ग्रह जब गति करेंगे तो एक बार यहाँ पे भी पहुँचेंगे और उसके बाद फिर इस प्रकार से गति करेंगे। और अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी भी इसी प्रकार से क्या करेगी, गति करेगी। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, आपको पता लग गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों की परिभाषा तो हमने जान ली थी कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, उन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। तो इसको दोस्तों हम चित्र में समझ लेते हैं कि जितने भी ये ग्रह हैं, इन ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। ये हमारा हो गया सूर्य, और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध, और बुध के बाद दोस्तों कौन सा है, शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है यूरेनस जिसे हम अरुण भी कहते हैं, और अरुण के बाद है नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। तो दोस्तों हमने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को समझ लिया है कि सबसे नज़दीक कौन है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। अब यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र पट्टी, ये आपको क्षुद्र पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि क्षुद्र पट्टी, ये जो क्षुद्र पट्टी है ये किन दो ग्रहों के बीच है। आपको दिख रहा होगा कि क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति। तो क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने ग्रहों को भी समझ लिया है और ग्रहों को हमने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में भी समझ लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जितने भी ये ग्रह है, ये ग्रह क्या करते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। तो दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं, थोड़ा सा चित्र बनाकर अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी कक्षा होती है और कौन सी दीर्घवृत्ताकार। तो यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों हम इसको। ये हो गया सूर्य, इसका नाम हम लिख देते हैं सूर्य, और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह हो जाएंगे। ये हो जाएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। तो दोस्तों जितने भी ये ग्रह हैं, ये ग्रह क्या कर रहे हैं, एक निश्चित पथ पर या एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं इस कक्षा को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र भी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी भी चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम, जो ये ग्रह क्या कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं,
इसको कहते हैं हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और साथ में जो ये ग्रह क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर गति कर रहे हैं। अभी यहाँ है, फिर इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस गति को कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये हमने चित्र में समझ लिया था कि बुध क्या है, पृथ्वी, बुध क्या है, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बार सीटेट यूटेट में प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो आकार और आकृति उनकी दोनों की क्या होती है, सेम होती है। और इसी प्रकार से जब हम स्कूल में या कहीं दो एक जैसे बच्चों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जुड़वा तो नहीं है। तो इसी प्रकार से जब क्या है, शुक्र और पृथ्वी की आकार और आकृति क्या है, समान है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन भी कहा जा रहा है। किस ग्रह को, शुक्र को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम प्लूटो की। तो दोस्तों 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक 2006 में कहाँ पे हुई, प्राग में हुई। और प्राग में हुई बैठक में क्या करा, जो खगोलीय शास्त्री हैं, खगोलीय शास्त्रियों ने ग्रहों की कुछ नई परिभाषा दी। और उन नई परिभाषाओं में प्लेटो क्या नहीं हो रहा था, प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए खगोलीय शास्त्रियों ने प्लेटो से ग्रहों का दर्जा छीन लिया गया और इसे बोने ग्रहों में शामिल कर दिया गया। तो कब किया गया दोस्तों, 2006 में प्लेटो को बोनो ग्रहों में शामिल किया गया। और इससे ग्रहों का दर्जा कब छीना गया, तो अगस्त 2006 में प्लेटो से ग्रहों का दर्जा भी छीना गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम समझने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, तो पृथ्वी दोस्तों क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों अगर हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बात करें तो पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। और अगर हम आकार में बात करें तो आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर आ जाता है दोस्तों, आकार में पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। तो पृथ्वी का दोस्तों जो आकार होता है वो कैसा होता है कि ध्रुवों की ओर से थोड़ी सी क्या होती है, चपटी होती है और केंद्र से क्या होती है, उभरी हुई होती है। तो इसी कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। और कभी कभी इसको क्या है, इंग्लिश में कहते हैं जियोड। पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है ध्रुवों की ओर चपटी और केंद्र से उभरी हुई है, उसको क्या कहते हैं। तो कभी कभी हमें ऑप्शन में भूभाग आ जाता है और कभी कभी जियोड भी आ जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः तो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, और पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जब हम क्या है सौर मंडल से, जब हम अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो किस प्रकार का दिखाई पड़ता है दोस्तों? नीले रंग की दिखाई देती है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये कैसे नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर कितना पानी है? तो 2/3 सतह पर क्या है? पानी है। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में अब हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर है? लगभग चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा हमसे कितना दूरी पर है दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो दोस्तों कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में जो मैं समझा रहा हूँ, जो हम समझ रहे हैं, उसका आप हस्तलिखित नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको हस्तलिखित नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड क्या करते हैं? क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उन सभी छोटे पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से चित्र में समझ लिया था कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाई जाती है? क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। तो हमने अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं उल्का पिंड के बारे में कि भाई उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो दोस्तों उल्का पिंड कैसे कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को या छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और दोस्तों कभी कभी ये उल्का पिंड क्या हो जाते हैं? पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और कभी अनियंत्रित होने के कारण ये पृथ्वी की ओर आ गिरते हैं।
और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करके इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। फिर हम कभी जब रात को देखते हैं, रात को हमें क्या है, चमकता हुआ कुछ नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गिरता हुआ तारा कहते हैं कि तारा टूट रहा है। तो तारा नहीं है दोस्तों, वो क्या होता है, उल्कापिंड होता है। और कभी कभी ये उल्कापिंड क्या है, वायु में ही क्या है, पूरे जल जाते हैं, और कभी कभी ये क्या है, हमारी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो जहाँ पे ये पृथ्वी पर गिरते हैं वहाँ पे गड्ढा बनाते हैं, और जो उल्कापिंड जल जाते हैं उसको कहते हैं उल्काश्म। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जानने वाले हैं हम आकाश गंगा के बारे में। तो आकाश गंगा को दोस्तों मिल्की वे भी कहा जाता है, और जो हमारा सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो दोस्तों आकाश गंगाएं क्या है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर। मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी पर रहता है। और पृथ्वी किसका, सौर मंडल का एक भाग है, और सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। और फिर हमने बोला कि इस प्रकार के लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लेते हैं। और अगर आपने अच्छे से ऊपर व्याख्या समझ ली होगी तो ये प्रश्न आपको एकदम लड्डू लगने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो याद कीजिए हमने कहा था कि पृथ्वी को जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति किसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो दोस्तों जब हमने क्या है, ये सूर्य बनाया तो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में क्या है, हमने ग्रह बनाई थी। तो तीसरा नंबर का ग्रह कौन सा था, पृथ्वी। तो तीसरा ग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। और आकार के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा नंबर था, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तीसरा नंबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों हमने सूर्य बनाया और उसके बाद बुध, शुक्र। तो ये जो जिस कक्षा में ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो ये कौन सी कक्षा हो जाएगी, वृत्तीय पथ पर या आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। और जो ये ग्रह अपने जगहों से क्या है, गति कर रहे हैं, इस गति को कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो दोस्तों इसको भी हमने चित्र में समझ लिया था। तो ऑप्शन है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूरब दिशा। तो ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो दोस्तों इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया था कि ये सूर्य है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, और बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद हो जाएगा दोस्तों कौन, बृहस्पति। तो क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।